Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. Today I am going to teach you some commands. Actually in the last video I have already taught you some basic commands which are being used in Visual Basic. Today I am trying to enhance your technical skill to write a programming code in Visual Basic, right? So for Visual Basic, in this video, I am giving this topic as enhance your coding, right? So enhance of your coding means I am going to take you two types of statements right now. Perhaps I do hope that this video is going to be little bit bigger, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें एक बार में ही मैं कैप्चर करूं ताकि आप लोगों को बार बार अलग अलग वीडियोस को मूव करने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें दो तरीके के स्टेटमेंट्स को मैं लेने की कोशिश करूंगा। पहला है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम लोग देखेंगे कि तीन तरीके की चीजों को हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। फर्स्ट इज इफ देन एल्स, करेक्ट? मैं सेपरेटली बताऊंगा एक एक चीजों को। सो इफ देन एल्स बिल्कुल हम उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे कि हम लोग सी और सी प्लस प्लस यूज करते थे, लेकिन वहां से एक डिफरेंस ये है कि वहां पे हम लोग देन नहीं लगाते थे और यहाँ पे हम लोग देन लगाते हैं। क्योंकि देखिए ये विजुअल बेसिक का हमारा जो बिल्कुल बेसिक जो था, फंडामेंटल जो था, या ये जिसका ये हमारा जो ग्राउंड लेवल था वो था हमारा बेसिक से आया था, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा आपका इंग्लिश ओरिएंटेड है, करेक्ट? दिस इज योर मोर एंड मोर इंग्लिश ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए हम यहाँ पर देन यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल आई एफ। डबल आई एफ का मतलब क्या होता है? इमीडिएट इफ, राइट? इमीडिएट इफ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग तीन आर्गुमेंट लेंगे, दैट इज हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करेंगे आई एफ, और यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, मैं बताऊंगा आगे। जैसे एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया, तो ये होगा आपका कंडीशन होगा, दिस विल बी योर कंडीशन, राइट? और ये आपका होगा स्टेटमेंट 1 होगा और ये होगा आपका स्टेटमेंट 2 होगा। अगर कंडीशन अगर 2 होगा तो ये आपका S1 फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे अगर फॉल्स होगा तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इफ देन एल्स से ये इसलिए थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि जो कोडर है या जो प्रोग्रामर है उसको बहुत ज्यादा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको देन और एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टेटमेंट उसको देना है वो एक ही लाइन में एक ही आर्गुमेंट में वो दे सकता है, इसलिए कभी कभी हम लोग डबल आई एफ का भी यूज करते हैं, दैट इज इमीडिएट इफ। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, दैट इज सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोग स्विच केस यूज करते हैं सी और सी प्लस प्लस में, राइट? फाइन। फिर उसके बाद सेकंड टाइप में जो स्टेटमेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे लूपिंग, राइट? लूपिंग का यूज क्या होता है मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा कि अगर सेम स्टेटमेंट को अगर बार बार आपको एग्जीक्यूट करना है, सेम स्टेटमेंट को अगर बार बार आपको प्रिंट करना है, तो उस सिचुएशन में आप लूपिंग का यूज करते हैं, राइट? लूपिंग का यूज हम लोग तीन तरीके से करते हैं। पहला इज योर डू व्हाइल, दूसरा योर फॉर नेक्स्ट, एंड थर्ड इज योर व्हाइल डब्ल्यू एन, दैट इज व्हाइल को शुरू करेंगे एंड डब्ल्यू एन से हम इसको खत्म करेंगे। सी व्हाइल और डू व्हाइल में फर्क क्या है? जैसे कि हम लोगों को सिखाया जाता था या हम लोग पढ़ते थे वहां पे किसी और सी प्लस में व्हाइल और डू व्हाइल का क्या अंतर है? व्हाइल कहता है कि आपको पहले कंडीशन चेक करना तब आपको एग्जीक्यूट करना है, और डू व्हाइल कहता है कि पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लो उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, राइट? सो इन सारी चीजों को हमने बहुत ही एलाबोरेटली हम लोग इसका जनरल फॉर्मेट को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके एक एक कंडीशंस के हम लोग अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको इसके कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएंगे, राइट? सो शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। इफ देन एल्स को शुरू करने के पहले कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर होता है लेस देन, दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली लेस देन, राइट? दूसरा होता है आपका लेस देन और इक्वल टू, राइट? इसका मतलब होता है कि अगर आपने लिखा कि x इज लेस देन और इक्वल टू y,
तो इसका मतलब हुआ कि ईदर x इज लेस देन y और x इज इक्वल्स टू y, करेक्ट। सो यहां पे ये दो ऑपरेटर होते हैं, दोनों में से मींस दो कंडीशंस होते हैं, दोनों में से कोई अगर एक भी अगर सही है तो उसको हम लोग करेक्ट मानते हैं। थर्ड ऑपरेशन होता है ग्रेटर देन, राइट। फोर्थ ऑपरेशन होता है ग्रेटर देन, मींस इट इज वेरी मींस सिंपल फॉर यू। फोर्थ होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू दो कंडीशंस होते हैं, ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है, राइट। दैट इज x इज ग्रेटर देन, okay, x is greater than y or x is equals to y, means x y से बड़ा हो सकता है या x y से बड़ा हो सकता है। मुझे पता है ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल पता होगी सी और सी प्लस प्लस में, बट लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करना चाहता हूं ताकि कोई भी चीज आप लोगों के कंसेप्ट से अछूता ना रहे। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज थिंग्स। फाइन, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो कि सी और सी प्लस से भिन्न होती है, वहां हम लोग इक्वल टू को जो कंपेयर करते हैं तो हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं। यहां पे डबल इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन में अगर हम लोग अगर लिखना होगा कि इफ, इसमें इस केस में इफ, यहां पे आई को आप कैपिटल ले लीजिए, इफ x इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहां पे हम लोग x की वैल्यू को y की वैल्यू के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सी में अगर इस चीज को अगर आप अगर लिखिएगा तो वहां पे सी या सी प्लस में तो वहां पे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट समझता है, राइट। और अगर आपको अगर वहां पे अगर इफ लगाना ही है तो आप कैसे लगाते हैं, वहां पे लगाइएगा इफ लगाइएगा x और डबल इक्वल टू आपको देना जरूरी है, राइट। वहां पे एक चीज को आपको मालूम होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 में फर्क है, सी और सी प्लस में। यहां फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, कह रहा है कि 2 की जो वैल्यू है 2 एज ए कांस्टेंट वो x में असाइंड हो रहा है, x में जाके स्टोर हो रहा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि x की जो वैल्यू है स्टोर वैल्यू क्या वो 2 के बराबर है, तो वहां पे हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं, कंडीशनल इक्वल टू होता है, राइट। एंड सिंपल इक्वल टू इज असाइनमेंट इक्वल टू, असाइनमेंट स्टेटमेंट। बट यहाँ पे हम लोग सिंगल ही से हम लोगों का काम चल जाता है, हमें डबल इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ हम लोग सिंगल इक्वल टू से भी हम लोग काम कर लेते हैं, राइट। एक और चीज होता है नॉट इक्वल टू, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इक्वल टू, दैट इज दिस। वहां सी प्लस प्लस हम लोग क्या यूज करते हैं, सी और सी प्लस में एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कहते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। इसका मतलब ये होता है दिस नोन एज योर नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो दीज आर सम बेसिक कंडीशनल ऑपरेटर्स, राइट। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं। यहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैं दो चीजों को लूंगा, बाकी तो चीजें हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारा फर्स्ट आता है आपका एंड और दूसरा आता है और, राइट। ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि x एंड y, राइट। तो x एंड y का कहने का मतलब क्या होता है कि ये भी एक कंडीशन है, दिस इज योर कंडीशन 1 एंड दिस इज योर कंडीशन 2, दिस इज योर कंडीशन 2। सो x एंड y का मतलब क्या होता है, अगर कंडीशन 1 अगर 2 होगा और कंडीशन 2 अगर दोनों का इकट्ठे अगर ट्रू होंगे तो ही वो इफ का स्टेटमेंट। अब मैं इफ को मैं बताऊंगा एक्सक्लूसिवली तब भी बताऊंगा, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बता दे रहा हूं कि इफ अगर हम कहते हैं यहां पे x एंड y, जहां की x और y दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, तो x और y दोनों कंडीशंस अगर इकट्ठे सेटिस्फाई होंगे तो ही आपका स्टेटमेंट 1 प्रिंट कराएगा, नहीं तो ये एल्स आपका स्टेटमेंट 2 प्रिंट कराएगा, राइट। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, दोनों का 2 होना जरूरी है। अगर एक भी अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट ना करा के या स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट ना करा के वो स्टेटमेंट 2 का एग्जीक्यूट कराएगा, क्लियर। सो ये आपको
बताना था, या आपको कोडिंग में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर है। सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर इज नोन एज योर व्हाट, और में क्या होता है, देखिए यही पे इसको मैं बता देता हूं। x और y में क्या होता है, कहता है either x or y is true then your condition is true। that means अगर ये पहला वाला ट्रू हो जाए, दूसरा वाला फॉल्स हो जाए, तो भी ये ट्रू माना जाएगा, बिकॉज वी नो दैट ऑर्डिंग की जब ट्रुथ टेबल बनाते थे, याद है, अगर याद होगा आपको डिजिटल में, तो क्या होता है 0 0 में 0 होगा, 0 1 में दैट मींस 1 होगा, 1 0 में 1 होगा और 1 1 में 1 होगा। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे 0 is your false and 1 is your true। ठीक है, तो अगर दोनों अगर फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाए, चाहे सेकंड ट्रू हो जाए या फर्स्ट ट्रू हो जाए, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। राइट, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, ट्रू कर लेते, ट्रू कर लेते, ट्रू 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 ट्रू, नाउ 0 को हम लोग फॉल्स ले लेते हैं। राइट, सो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को कि लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। एंड में दोनों ही आपके ट्रू होने चाहिए, और में कोई एक भी अगर ट्रू है तो आपको वो स्टेटमेंट आपका ट्रू माना जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट में मिलते हैं एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्क्रिप्टिवली हम लोग डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। सो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का एक फॉर्मेट है कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। राइट, तो इसको यूज करने का एक तरीका है इफ कंडीशन वही सारे आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स होंगे, और यहाँ पे सी और C++ की तरह यहाँ पे देन का यूज होता है। सी और C++ में हम देन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन का यूज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आप लोगों को बोलूंगा, थोड़ा सा केयर करने के लिए कि कोशिश कीजिएगा आई में जो आई है वो कैपिटल होना चाहिए, THEN में T जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। राइट, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहना क्या है कि इफ द कंडीशन ने, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अगर कंडीशन अगर ट्रू अगर होगा, राइट, अगर कंडीशन अगर ट्रू अगर होगा तो आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स अगर होता है तो वो इस स्टेटमेंट को स्किप करके जो एल्स वाला पार्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने में यानी तो हेड आता है यानी तो टेल्स आता है। दैट मींस अगर हेड अगर आएगा तो टेल्स नहीं आएगा, और टेल्स अगर आएगा तो हेड्स नहीं आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन अगर ट्रू रहेगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई रहेगा तो ये वाला कंडीशन, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सेकंड आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आपको एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम लोग C और C++ की तरह हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इफ का स्टार्टिंग अगर हमने अगर किया है तो इफ का हमें क्लोजिंग भी करना है। ठीक है, तो एंड इफ कैसे करते हैं, इसको क्लोजिंग कैसे करते हैं, एंड, और एंड के बाद हम लोग लगाते हैं IF, दैट इज एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इस तरीके से एक ये जनरल फॉर्मेट है, और इसी का यूज करके आगे हम लोग कोडिंग में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एल्स कंडीशन को कैसे यूज करना है। राइट, यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे नेम और पासवर्ड को मैंने सब रूटीन के अंदर लिया है, यानी मेरा जो नेम और जो पासवर्ड जो होगा वो मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। वहीं अगर इन दोनों को अगर मैं ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अगर मैं सब रूटीन के अगर ऊपर लेता तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं। सो प्राइवेट सब रूटीन ओके अंडरस्कोर क्लिक, यहां हम मान करके चलते हैं कि ओके इज योर कमांड बटन, और यहाँ पे ये कमांड बटन का ये नेम है, कैप्शन नहीं है। राइट, क्योंकि ये प्रोग्रामर को इंडिकेट कर रहा है, प्रोग्रामर को भी ये हेल्प कर रहा है। राइट, फाइन।
सो ओके अंडरस्कोर क्लिक इवेंट पे हमें इस कोडिंग को हमें एग्जीक्यूट कराना है, जो कि हमारा एक लॉगिन है। लॉगिन में क्या है हमारा कि हम अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही सही देंगे तो ही मेरा साइन इन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो साइन इन मेरा फेल हो जाना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक लॉगिन बटन बनाया और यहां मैंने क्या किया, ओके कर दिया, राइट। यहां मैंने कर दिया, ओके कर दिया, करेक्ट। यहां मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक में ले लिया यूजर नेम के लिए, सपोज ये मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स 1, और ये मैंने ले लिया पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2, राइट। टेक्स्ट बॉक्स 2, करेक्ट। ये यूजर नेम के लिए हो गया और ये पासवर्ड के लिए हो गया। मैं आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। और यूजर और पासवर्ड के लिए मान लीजिए आपने 2 लेबल्स ले लिए, ठीक है। मेरा फोकस है कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर मेरा अगर सही रहेगा तो ही ये साइन इन मेरा ही होगा। मान लीजिए इसका मैं नाम देता हूं लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। सो लॉगिन पेज वीडियो में कैसे डिजाइन होगा, और ये लॉगिन पेज साइन इन कब होगा, जब ओके मेरा कमांड बटन है, सपोज दिस माय कमांड बटन, राइट। सो कमांड 1 के क्लिक पे अगर ये दोनों यूजर नेम और पासवर्ड अगर करेक्ट अगर होते हैं तो मेरा साइन इन होगा, अदरवाइज साइन इन नहीं होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। फाइन। सो यहां मैंने लिया DIM नेम कॉमा पासवर्ड एज स्ट्रिंग। अब यहां पे dim इज योर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यहां मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, नेम और पासवर्ड। दोनों ये वेरिएबल को मैं एज ए स्ट्रिंग एक बार में मैं आपको डिक्लेयर कर सकता हूं, राइट। नेक्स्ट नेम का यहीं पे हमने एक वैल्यू डिसाइड कर लिया। सो नेम इज इक्वल टू हमने ले लिया नेम इज इक्वल टू बी कैरट, राइट। एंड पासवर्ड इसका है सपोज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड सम नंबर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स। सो यहां पर मैंने ले लिया एक आर्बिट्री वैल्यू बंधन 1 2 3 एज ए नंबर एंड $sign फॉर स्पेशल सिंबल। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बी इज कैपिटल लेटर, राइट। नाउ जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ द कंडीशन स्टार्ट्स हियर, यूजर अंडरस्कोर टेक्स्ट। अभी यूजर क्या है, यूजर इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स 1, right? Name of the text box 1, not the caption, right? So user underscore text dot text is equals to name. अगर ये अगर पॉसिबिलिटी अगर होती है यानी और सॉरी यहाँ पे एंड लगाया है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों इकट्ठे मैच करने चाहिए तो ही हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो सक्सेसफुल होगा। यहां मैंने लिया है पासवर्ड टेक्स्ट यहां पे आप इसको अंडरस्कोर कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए। सो पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अगर ऐसा है तो यहां हमने यूज किया है देन। क्या यूज किया हमने? देन क्या होना चाहिए, देखिए मैसेज बॉक्स, दिस इज नोन एज योर मैसेज बॉक्स। ये अभी तक मैंने नहीं बताया था। MSGBOX का मतलब होता है मैसेज बॉक्स। दिस इज यूज फॉर योर मैसेज बॉक्स, राइट। मैसेज बॉक्स क्या होता है, सपोज आपने देखा होगा कि कभी अगर किसी चीज को क्लिक करते हैं विंडोज पे, तो अगर मान लीजिए कि वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो भी आपका एक पॉपअप मेन्यू बॉक्स खुल करके आता है, दैट इज नोन एज योर व्हाट मैसेज बॉक्स, राइट। सपोज आपने किसी चीज को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल होने के बाद वो एक पॉपअप मेन्यू खोल करके आ जाता है मैसेज बॉक्स की तरह कि योर सॉफ्टवेयर, यू हैव इंस्टॉल्ड योर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली। तो वो जो मैसेज बॉक्स जो होता है वही मैसेज बॉक्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो उसका जो कमांड होता है दैट कमांड इज नोन एज योर MSGBOX, राइट। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं साइन इन इज सक्सेसफुल। सो आपको जो ब्रैकेट खुल करके आएगा, मैसेज बॉक्स खुल करके आएगा कुछ इस तरीके से, इसी विंडो पेज के ऊपर से आएगा।
और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका जब मैसेज बॉक्स जब आएगा यहाँ पे इंडिकेट करेगा तो उस समय ये पीछे वाला जो पेज है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। जब अगर मैसेज बॉक्स पे अगर खुल करके आ गए हैं तो जब तक से इसकी एक्टिविटी नहीं होगी तब तक से इसके पीछे वाला पेज, यानी इसके पीछे वाला पेज क्या है, लॉगिन पेज, वो आपका एक्टिव नहीं होगा। राइट, तो ये खूबसूरती है इसकी। तो इसी में आपको लिख करके आ जाएगा साइन इन इज सक्सेसफुल, यहीं पे आपको लिख करके आ जाएगा साइन इन इज सक्सेसफुल, और ओके दबा करके आप नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहां भी एक चीज देखिए, इस चीज को मैंने मान लीजिए कि मैं अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एल्स, मैंने क्यों नहीं लिखा एल्स के बाद भी मैंने इफ को क्यों यूज किया, उसका एक विशेष रीजन था कि मान लीजिए कि अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो ही ये साइन इन होगा, और अगर नहीं है, अगर एक भी अगर गलत है तो वो साइन इन नहीं होगा। तो एक भी अगर गलत है का मतलब क्या हुआ, एक भी अगर गलत है का मतलब क्या हुआ कि या नेम गलत हो या पासवर्ड गलत हो तो भी आपका वो साइन इन नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से हम लोगों ने एल्स के बाद हमें इफ को लगाना जरूरी समझा, एक और कंडीशन देना जरूरी समझा, क्योंकि अगर ये कंडीशन अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर नहीं देते तो क्या होता कि मान लीजिए कि इन दोनों के अलावा अगर एक भी ट्रू होता तो वो साइन इन कर जाता। अब समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए यहाँ पे इफ एल्स को लगाना जरूरी था। और इफ एल्स में देखिए क्या है कि यूजर नेम के अंदर जो टेक्स्ट है उसका नेम के साथ उसका मैच करना, या अगर पासवर्ड के साथ अगर मिसमैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। करेक्ट, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लिए। अगर दोनों में से कोई भी अगर मिसमैच अगर नहीं अगर होता है तो वो आपका साइन इन फेल्ड लिखना चाहिए। अब देखिए ये मैसेज बॉक्स तब एक्टिवेट होगा जबकि हमारा ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका ये वाला मैसेज बॉक्स एक्टिवेट होगा। दोनों मैसेज बॉक्स इकट्ठे एक्टिवेट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके फाइन। सो अगर आपका कोई भी चीज अगर मिसमैच होता है तो उसी ये दूसरा मैसेज बॉक्स ठीक उसी लोकेशन पे आपको खुल सकता है, या अगर चाहे तो उस मैसेज बॉक्स को कहीं और आप शिफ्ट कर सकते हैं, विंडो फॉर्म लेआउट को यूज करके, वो आपके ऊपर है। राइट, लेकिन अगर फर्स्ट वाला अगर नहीं अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका ये सेकंड मैसेज बॉक्स जो है ये वाला आपका साइन इन फेल करके आपका ये मैसेज बॉक्स आएगा। और इसके बाद कोडिंग क्लास क्या है कि अगर आपने अगर इफ की शुरुआत की तो इफ का अंत होना चाहिए, और उसके बाद जिस चीज की आपने पहले शुरुआत किया है उसका अंत सबसे लास्ट में होगा, दैट इज एंड इफ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोडिंग समझ में आई होगी आप लोगों को। थैंक यू। ओके, नाउ इफ को हम जो देखते हैं एक दूसरे तरीके से, दैट इज नोन एज IIF। व्हाट इज IIF? IIF का मतलब होता है इमीडिएट इफ स्टेटमेंट, इमीडिएट इफ स्टेटमेंट। राइट, ओके फाइन। अब ये XYZ क्या है? XYZ एक्चुअली तीन मेरे आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे, और इस आर्गुमेंट में है क्या, इस आर्गुमेंट में जब भी अगर आपको अगर IIF यूज करना है तो वहां पे आपको तीन आर्गुमेंट्स हमेशा यूज करने होंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट इज योर कंडीशनल, दैट इज योर कंडीशन। फर्स्ट आर्गुमेंट इज योर कंडीशन। सेकेंड आर्गुमेंट इज योर स्टेटमेंट 1, राइट, एंड थर्ड आर्गुमेंट इज योर स्टेटमेंट 2। करेक्ट। IIF में इमीडिएट इफ कंडीशन में हम लोग तीन आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, और पहला आर्गुमेंट कंडीशन होता है, दूसरा आर्गुमेंट कंडीशन के बेस में स्टेटमेंट 1 होता है, और तीसरा आर्गुमेंट स्टेटमेंट 2 होता है। अब हम लोग इसको यूज करते क्यों है? जब भी हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, उसमें जब हमें बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस का यूज होता है तो वहां पे बहुत हर बार इफ एल्स ना लिख करके इंस्टेड ऑफ इफ एल्स, से फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स, ठीक है, लेकिन इफ एल्स को अगर यूज ना करके अगर आप IIF
IIF भी अगर यूज करते हैं तो भी ये आपका वही वर्क करेगा। दैट मींस आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट को आप यहाँ पे ओमिट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए कैसे, ओके अब ये कहता क्या है, अगर कंडीशन अगर ट्रू अगर होगा, अगर ये अगर x अगर ट्रू होगा या कंडीशन अगर ट्रू होगा तो S1 स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स अगर होगा तो आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा। दोनों ही इकट्ठे आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एक और इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट, तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि IIF दैट इज इमीडिएट इफ दिस इज योर कंडीशन, और यहां पे आप कुछ एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 कॉमा एक्सप्रेशन 2। मतलब कैसे, देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं। सपोज आई एम यूजिंग इफ A is less than B. If A is less than B, then A plus B or A minus B, right? That means इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर A की जो वैल्यू है वो अगर B से अगर छोटी अगर होगी तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर A is not less than B तो हमारा सेकेंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखिए कैसे, इसको जैसे मान लेते हैं कि A की वैल्यू हमने लिया 2, B की वैल्यू लिया हमने 3, सो इज 2 इज लेस देन 3, यस, देन इट विल बी योर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 विल बी आंसर। हालांकि इसको हम लोगों को स्टोर करना पड़ेगा, जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देन आई विल यूज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। सपोज अगर यहीं पे अगर ये स्टेटमेंट अगर हो जाए 3 और ये 2 हो जाए, तो इज 3 इज लेस देन 2, नो 3 इज नॉट लेस देन 2, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 3 minus 2 इज इक्वल टू 1। सो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। On the basis of this condition, the first statement will be executed if this condition will be true, or second statement will be executed if this statement will be false। ठीक है, ओके। सो इमीडिएट इफ का हम लोग कैसे यूज करते हैं, आइए प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इसका मेन कंटेंट क्या है, हम ये करना चाहते हैं कि अगर y की वैल्यू z से अगर छोटी अगर होगी तो z y प्लस z होगा, और या नहीं तो y माइनस z होगा, राइट। चलिए इसी को हम समझते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगेन वही है, एक हम लोग प्राइवेट सब रूटीन ले लिया है, कमांड 1 डॉट क्लिक सॉरी अंडरस्कोर क्लिक मींस कमांड 1, एक ये कमांड 1 का आपका क्या है, ये नेम हो गया है। यहाँ फिर से जो हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, चूंकि हम लोग प्राइवेट सब रूटीन के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, तो ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे आपके लोकल वेरिएबल्स होंगे, राइट, ये ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होंगे, राइट। अब देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लिया है w x y z, 4 हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं, और इसके अलावा एक और वेरिएबल लिया है RES स्टैंड्स फॉर रिजल्ट के लिए हमने लिया है RES। आप लोग सम ले सकते हैं या कुछ आंसर करके ले सकते हैं, कुछ भी चीज आप ले सकते हैं, राइट। यहाँ मैंने RES लिया है, राइट, और सभी को मैंने एज ए इंटीजर लिया है। अगर इसके साइज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको डबल भी ले सकते हैं, इट इज अप टू यू, राइट। मैं अभी इंटीजर के थ्रू ही मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। ओके फाइन, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट जो है W और X में मैंने क्या किया है, इनपुट बॉक्स में एंटर द फर्स्ट नंबर, दैट मींस यूजर यहाँ पे इस कमांड को लेकर के अपने हिसाब से कोई नंबर डालेगा। मान लीजिए कि यूजर का फर्स्ट नंबर डाला यूजर ने 2, राइट, देन X is equals to input, enter the second number, this is your enter, right, enter the second number, correct। So on this basis
सपोज सेकेंड नंबर उसने डाला 4, करेक्ट। नाउ अब देखिए, मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में जब बेसिक कमांड्स में जब मैं बता रहा था, उसमें मैंने बता रहा था कि व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग विद एनी नंबर्स, तो मेक श्योर जो भी नंबर आपका जो इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट कि अगर इसमें अगर 2 लिखा है तो इट इज नॉट ए नंबर 2, इट इज ए स्ट्रिंग 2। और स्ट्रिंग 2 कैसे होता है? दिस टाइप स्ट्रिंग होता है, राइट। तो इसको हमें वैल्यू में चेंज करना है, दोनों ही नंबर को वैल्यू में चेंज करना है। और दोनों नंबर को वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें 2 और वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। इसलिए हमने y ले लिया और z ले लिया। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं, यानी कि y और z में हम लोग इनकी ये जो वैल्यू है ये भी स्ट्रिंग में है। these values are what? These values are input values are in string। इसको हमें नंबर में चेंज करना है। तो नंबर में कैसे चेंज होगा? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y is equal to value of 2, वैल्यू ऑफ w। तो वैल्यू ऑफ w में क्या स्टोर है? 2। सो वैल्यू ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वैल्यू। और जैसे वैल्यू ऑफ 2 दैट इट इज अ स्ट्रिंग, तो ये इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 2। यानी ये जो 2 होगा, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज ए नंबर और इंटीजर, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से 4 में भी हम लोग इसी तरीके से हम यूज करेंगे। तो वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू हमारा ये जो 4 आएगा, वैल्यू ऑफ 4 करेंगे वैल्यू ऑफ, चूंकि ये स्ट्रिंग में है इसलिए मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वैल्यू लगाएंगे तो ये इसको स्ट्रिंग को किस पे कन्वर्ट करेगा? वो आपको कन्वर्ट करेगा नंबर में, राइट। नाउ हियर द मेन कोडिंग स्टार्ट्स, राइट। हियर आई एम यूजिंग रिजल्ट res is equals to if। what is if? Immediate if condition। अब क्या कहते हैं कि if y is less than z। अब देखते हैं what is your y is your 2, right। and if y is less than, अच्छा z क्या है? z is 4, is 2 is less than 4, yes it is right। तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा, राइट। यानी कि आपका क्या एग्जीक्यूट करेगा? 2 + 4 = 6 हो जाएगा, करेक्ट। और इसके बाद हमने एक मैसेज बॉक्स लिया है। मैसेज बॉक्स के तौर पे हम लोग इस रिजल्ट को, मैसेज बॉक्स के रेफरेंस हम लोग इस रिजल्ट को लोग प्रिंट करेंगे। मींस हम लोग कोई और टेक्स्ट बॉक्स ना लेकर के मैसेज बॉक्स के थ्रू हम लोग इस रिजल्ट को लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो जो पॉपअप मेनू खुल करके आएगा उसमें जो इसका रिजल्ट खुल करके आएगा, दैट विल बी योर 6। अब मान के चलते हैं कि अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग कुछ बदल देते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज योर 4 एंड नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज योर 1, राइट। तो क्या होगा? सेम उसी तरीके से होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अभी तो ये 4 और 1 हमारा स्ट्रिंग में है, इसको नंबर पे चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वैल कमांड को, वैल फंक्शन को हम यूज करते हैं, राइट, स्ट्रिंग को इस पे यूज करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 4 की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या होगी? 4 और z की वैल्यू होगी 1। सो y की वैल्यू होगी 4, z की वैल्यू होगी 1, राइट। सो नाउ सी, is 4 is less than 1? No, it's not like that। तो क्या होगा? ये इस स्टेटमेंट को ना प्रिंट करके ना एग्जीक्यूट करके किसको करेगा? इस स्टेटमेंट को करेगा। दैट मींस व्हाट? y minus z, दैट मींस यो y is 4 minus z is 1, that is equals to 3। सो आपका मैसेज बॉक्स में जो रिजल्ट जो होगा वो इस समय क्या हो जाएगा? 3 आपका स्टोर हो जाएगा। और मैसेज बॉक्स के थ्रू जब आप रिजल्ट को जब आप शो करना चाहेंगे तो उस समय आपका मैसेज बॉक्स में क्या आएगा? 3 एज ए आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। ओके फाइन। सो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं सेलेक्ट केस के बारे में। सेलेक्ट केस बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम लोग सी और C++ में स्विच केस में हम लोग काम करते हैं। स्विच केस का क्या कंसेप्ट है कि जब भी हमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं तो हम लोग इफ एल्स के बजाय हम लोग सेलेक्ट केस को ज्यादा हम लोग स्विच केस को हम लोग ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी विजुअल बेसिक में भी अगर हमारे पास किसी कोडिंग में बहुत सारे कंडीशंस अगर आ रहे हैं, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा या बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट वी विल चॉइस फॉर
सेलेक्ट केस। अब देखते हैं कि सेलेक्ट केस किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इस क्लास को दो भागों में मैंने बांटा है। फर्स्ट मैं आपको एक जनरलाइज वे बताऊंगा और उस जनरलाइज वे के बेसिस पे एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सेलेक्ट केस को एग्जैक्टली हम लोग विजुअल बेसिक में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला सेशन जो कि सेलेक्ट केस के ऊपर है। देखिए सेलेक्ट केस में क्या होता है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वी आर जस्ट यूजिंग सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं केस। सेलेक्ट केस लिखना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो जो जो चीजें मैंडेटरी है, देखिए एक चीज मैं बता सकता हूँ कि जो जो चीज मैंडेटरी है मैं उसके आगे में डैश लगाते चलूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेलेक्ट हमें लेना ही नहीं, केस हमें लेना ही नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है ये है आपका यूजर डिफाइंड, यानी प्रोग्रामर डिफाइंड। प्रोग्रामर अपने हिसाब से कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकता है, राइट? ओके फाइन। नाउ उस वेरिएबल पे एक्सप्रेशन मींस यहाँ पे हम लोग उसको वेरिएबल मान के चलते हैं, ठीक है? उस वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग कंडीशंस बनेंगे, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा ये एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली एक मेरा वेरिएबल होता है और वेरिएबल्स के जितने हमारे अलग अलग वैल्यूज होंगे वो उतने ही हमारे अलग अलग कंडीशन होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर रन्स का स्कोर है 25 तो हम कहते हैं क्वार्टर सेंचुरी। अगर रन का स्कोर है 50 तो हम कहते हैं हाफ सेंचुरी। अगर रन्स का स्कोर है 100 तो हम कहते हैं सेंचुरी। और अगर 200 है तो हम कहते हैं डबल सेंचुरी। 300 है तो ट्रिपल सेंचुरी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होंगी हमारे पास नए नए कंडीशंस आते जाएंगे और नए नए कंडीशंस जो है वो हम लोग अलग अलग केस के रूप में लिखेंगे, राइट? किसके रूप में लिखेंगे? वी विल यूज केस स्टेटमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, राइट? और गिवन वेरिएबल। लेट्स सी हाउ। ओके, सो इसके बाद हम लोग केस लिखते हैं। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट कि केस आपका कैपिटल में ही होगा, राइट? ओके, केस स्पेस, यहां स्पेस देना है और जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहां पे रखना है, राइट? फाइन। वैल्यूज कैसे रखेंगे दिस आई विल लेट यू नो हियर, राइट? अच्छा, इसके नीचे मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यानी दिस इज द बॉडी ऑफ द वीपी स्टेटमेंट, करेक्ट? दिस इज द बॉडी और ब्लॉक ऑफ द वीपी स्टेटमेंट। यहां पे ये एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्लियर? ये आपको मैं बता देना बेहतर समझता था कि ऐसा आप ना सोचे कि कंडीशन में सिर्फ हम लोग एक ही स्टेटमेंट यूज कर पाएंगे, नहीं, हम लोग एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? ओके फाइन। नेक्स्ट इज योर कि अगर वेरिएबल की वैल्यू कुछ दूसरी होगी तो दूसरा केस बन जाएगा, दैट इज केस नंबर 2, राइट? सो केस नंबर 2 इज केस नंबर 2 को किस तरीके से लिखेंगे? केस स्पेस वैल्यू 2, यहां पे हम लोग वैल्यू डालेंगे, राइट? ये एक जनरल फॉर्मेट है। इसके बाद मैं एग्जांपल से मैं बताऊंगा, राइट? उसके बाद फिर से मैंने वही यूज किया, 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। आप एक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। ये 3 डॉट्स वो हैं जो कि आपके कितने आपके कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे ये मैंने ये डॉट डॉट लिया है। अगर 4 है तो आपके 4 केसेस बनेंगे, 5 है तो आपके 5 केसेस बनेंगे, 6 है तो आपके 6 केसेस बनेंगे, राइट? एन स्टेटमेंट्स है तो आपके n केसेस बनेंगे। और इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद अगर वो भी नहीं है तो लास्ट में हम एक चीज लगाएंगे, जैसे इफ के बाद हम एल्स लगाते हैं ना, उसी तरीके से अगर ये भी चीज नहीं है, 6 के 6 ऑप्शन अगर हमें अगर नहीं सिलेक्ट करने हैं तो हम एल्स में और कोई स्टेटमेंट ले लेंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज वहां पर भी होता है, जैसे एल्स में बाय डिफॉल्ट ले लिया, कुछ नहीं लिया तो चलो बाय डिफॉल्ट ले लिया, है ना? सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। अगर नहीं लेने इतने ऑप्शंस तो इसमें आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, राइट? या अपने हिसाब से कुछ आप यहाँ पे आप कोई कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा ये समझाने का मेरा मतलब है कि सेलेक्ट केस बिल्कुल स्विच केस जो हम सी और C++ में यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये आपके जो इफ एल्स लेते हैं हम लोग या इफ एल्सिफ का हम लोग जो नेस्टेड इफ एल्स हम लोग जो लेते हैं विजुअल बेसिक में, उससे ये इजियर है, राइट? एंड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स लास्टली वी हैव टू, अगर सेलेक्ट को अगर हमने शुरू किया है तो सेलेक्ट को हमें एंड भी करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट को एंड हम कैसे करेंगे? एंड सेलेक्ट से इसको हम लोग एंड करेंगे। अब देखिए इसी के बेसिस पे देखते हैं हम लोग इस एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, ठीक है? ये एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें
एक स्टूडेंट के आए हुए नंबर पे उसकी हम लोगों ने ग्रेडिंग डिसाइड किया, राइट। देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है DIM grade as string. So DIM is your declaration statement. As you all know, grade is the variable that has been taken by me, right? एक मैंने वेरिएबल और मैंने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ग्रेड, और उस ग्रेड को मैंने एज ए स्ट्रिंग लिया है, नॉट एज ए नंबर, राइट। डिफाइन। चूंकि ये सब रूटीन से ऊपर है तो ये जो ग्रेड होगा वो टोटली ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल, राइट, क्योंकि इस सब रूटीन से ऊपर है, करेक्ट। ओके फाइन। तो हमें इवेंट कहाँ जनरेट करवाना है, तो भाई इवेंट हमें जनरेट करवाना है कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे, राइट। कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे आप चाहे तो किसी चीज पे ले ले, लेवल पे ले ले, फॉर्म पे ले ले, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि कमांड, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो अप्लाई ओके कैंसिल वाले बटन को यूज करने के लिए, तो इसलिए मैंने कमांड बटन यूज किया। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कुछ भी आपकी चॉइस से आप ले सकते हैं, राइट। फाइन। तो यहां मैंने लिया है कमांड अंडरस्कोर क्लिक इवेंट पे जो text1.text की वैल्यू होगी उसको मैं कहां डालूंगा, ग्रेड में डालूंगा, करेक्ट। सो यूजर जो है वो यूजर आपका क्या करेगा, text1.text में कोई चीज डालेगा, कोई वैल्यू डालेगा, और वो वैल्यू आपकी कहां जाकर के आएगी, किसमें, ग्रेड में आकर के स्टोर होगी, राइट। तो अब जो है हमारे एक्सप्रेशन जो है वो हमारा ग्रेड की तरह काम करेगा। कैसे, सेलेक्ट केस ग्रेड, राइट, सेलेक्ट केस ग्रेड। और ग्रेड क्या है, ग्रेड एज ए स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो स्ट्रिंग यूज करेंगे, नंबर यूज नहीं करेंगे, राइट। तो पहला केस क्या होता है, अगर डबल कोट्स ए में है, देखिए ए को हमने स्ट्रिंग यूज किया है तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स ले लिया है ना। स्ट्रिंग्स को हमेशा यूज करते हैं तो डबल कोट्स को यूज करते हैं, राइट। ओके, सो केस ए अगर है तो हमने एक और लेबल ले लिया है, एक लेबल लिया है। लेबल का कैप्शन जो है, लेबल हमने एक ही लिया है, इसके लिए हो जाए, इसके लिए हो जाए, इसके लिए हो जाए, इसके लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर भी मुझे एक चीज मैं बताना भूल गया था कि कोई भी चीजें हो, अगर 5 है, 6 है, 10 है केसेस, लेकिन आउट ऑफ ऑल 10 केसेस सिर्फ एक केस एक बार में एक्टिवेट होगा। अगर सेकेंड केस अगर कंपाइलर करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा, तो बाकी सारे के सारे केसेस नहीं होंगे। इसलिए मैं लेबल वाले एक ही से मैं सारा का सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितने भी केसेस हैं एट ए टाइम एक ही आपका ट्रू होगा, बाकी सारे के सारे आपके फॉल्स होंगे, इसलिए मुझे अलग अलग लेबल बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर केस की वैल्यू अगर ए अगर आती है, मतलब अगर यूजर अगर ए डालता है, यूजर सिर्फ ए डालेगा, वो डबल कोट्स में नहीं डालेगा। ये सपोज अगर टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसका टेक्स्ट होगा कि हम इसमें कुछ डालते हैं। तो अगर ए अगर डालता है तो लेबल जो है, सपोज ये आपका लेबल है, ठीक है, लेबल 1 है, लेबल 1 है, दिस इज नोन एज ये LBL डॉट कैप्शन मैंने इसका लेबल 1 का मैंने नाम लिख लिया है, राइट। सो लेबल 1 में क्या आ जाएगा, जैसे ही ए डालेगा कमांड डॉट क्लिक पे, यानी कि अगर मान लो कि अगर इसका मैंने ओके इसका कैप्शन का नाम लिख दिया है, तो ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा ए डालने के बाद, तो क्या आ जाएगा, मेरा टॉपर क्लास आ जाएगा, ठीक है, टॉपर क्लास। दैट मींस व्हाट, दिस इज द क्लास ऑफ टॉपर्स, करेक्ट, ठीक है। अगर हम ए के बजाय अगर हम ए माइनस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तब अगर ओके को अगर हम अगर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी लेवल पे हमारा टॉपर क्लास के बजाय हमारा डिस्टिंक्शन आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ये भी ना होकर के अगर हमने बी डाल दिया तो क्या होगा, अगर आपने अगर बी डाला तो बी का ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक एक्टिव होगा, जिसको उन्होंने कह दिया कि क्रेडिट मींस प्रमोट कर दिया या इस तरीके से, राइट। अगर ये भी नहीं है तो अगर हमने सी डाला, सो इट्स सी डाला तो सी में क्या होगा, मेरा ये पास, आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट। और अगर ये भी ना हुआ तो फाइनली हमारा क्या है, चौथा है या पांचवा है हमारा, कौन सा केस है, फेल होने का केस। तो फेल होने के केस में हम लोग अब यहाँ पे केस डी नहीं लेंगे। केस डी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहां लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के 70 नंबर नहीं आए, 60 नंबर नहीं आए,
45 नंबर नहीं है, 45 नंबर नहीं आया, 33 नंबर नहीं आया, तो अल्टीमेटली वो क्या है, फेल है। तो उसके लिए अलग से फिर से मुझे ऑप्शन डी लेने की जरूरत नहीं है। ये बाकी इसके अलावा कुछ भी डाले, पी डाले, सी डाले, मतलब पी डाले, डी डाले, ई डाले, एफ डाले, कुछ भी डाले, उसका इस कोडिंग के हिसाब से वो आपको क्या देगा कि द स्टूडेंट हैज फेल्ड और फेल्ड, राइट। अब इसके बाद देखिए, चूंकि हम लोगों ने सेलेक्ट को बीच में स्टार्ट किया था, तो इसका स्कोप पहले खत्म होगा। देखिए यहाँ पे एंड सेलेक्ट मैंने किया है, और इसके बाद फिर आपका ये जो सब रूटीन है वो लास्ट में ये एंड होगा। सो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि हमें हम लोग सेलेक्ट केस एक्चुअली यूज क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है, बार बार हमें इटरेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ज्यादा ये इजियर होता है, और इसमें बहुत सारे कंडीशंस को हम लोग एट ए टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात की, अगर इस केस में देखिए सभी में मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिया है, तो हम लोग मल्टी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ध्यान में रखने वाली कि इसका वर्किंग क्या है, कि चाहे आप कितने भी केसेस ले लें, उन सारे केसेस में एट ए टाइम सिर्फ आपका एक ही केस आपका सेटिस्फाइड होकर के एग्जीक्यूट होगा, बाकी उस समय बाकी सारे के सारे आपके फॉल्स होंगे, राइट। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट लूपिंग, राइट। लूपिंग का मतलब क्या होता है, लूपिंग का यूज कहां होता है। लूपिंग का मतलब होता है आइटरेशन। आइटरेशन मतलब कि सेम चीज को बार बार रिपीट करना, राइट, ये होता है लूपिंग। लूपिंग का एक्चुअली यूज कहां होता है, लूपिंग का यूज बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे अगर डेटाबेस की अगर बात करें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। सपोज आप अगर किसी भी डेटाबेस में प्राइमरी की अगर नहीं डालना चाहते हैं, तो भी प्राइमरी की को ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लूपिंग। यही नहीं, आपने बहुत जगह पे देखा होगा, अगर आपने अगर एक्सेल शीट पे काम किया होगा, तो आप वहां पे 1 और 2 अगर डाल दीजिए, 1 पहले सेल में और सेकंड सेल में 2 डाल दीजिए, और उसको अगर आप खींच करके ड्रैग कर दीजिए माउस से, तो वो गिनती गिनने लग जाता है। यानी 1 से लेकर के 100 तक अगर आपको लेना है, तो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी चीज को सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है लूपिंग का, कि किसी चीज को काउंट करना, राइट, किसी चीज को काउंट करना। इसके अलावा सेम चीज का अगर बार बार अगर रिपीटेशन अगर होना है, तो वहां पर भी लूपिंग का यूज होता है। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने अगर आपको बोला कि फाइंड आउट एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +50, राइट। इसकी कोडिंग लिखने के लिए भी जब हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पर हमें लूपिंग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। इसलिए कहा जाता है कि लूपिंग का विजुअल बेसिक में ही नहीं, चाहे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें, सी करें, C++ करें, जावा करें, लूपिंग का जो रोल है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कि कहीं पर भी अगर कोई भी चीज आइटरेशन में अगर ले रहा है, आइटरेटिव प्रोसेस करना है, तो वहां पर हम लूपिंग का यूज करते हैं, राइट। यही नहीं, अगर फैक्टोरियल निकालना है, फिर सीरीज निकालना है, इस तरीके की जो सीरीज निकलती है वो आपकी लूपिंग से ही निकलती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट इनिशियली आई विल जस्ट टेल यू द basic concept of looping and their types, and then I will take the generalized form of your looping, right, and then I will take some example to explain you. So let us start with looping, okay। तो looping 3 तरीके का होता है। फर्स्ट इज योर डू व्हाइल। ये डॉट डॉट्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी प्रोग्रामिंग सेक्शन में, आपको VB के प्रोग्रामिंग सेक्शन में आपको डू यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्हाइल यूज करना पड़ेगा, राइट। दैट इज नोन एज योर डू व्हाइल। नेक्स्ट वन इज योर फॉर नेक्स्ट। फॉर लूपिंग में फॉर लूप जैसे C और C++ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं फॉर, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट का यूज करते हैं, राइट। आइटरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट का यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे वहां पे जैसे व्हाइल डू व्हाइल होता था C और C++ में, यहाँ पर भी उसी तरीके से होता है। एक डू व्हाइल अलग है और ये व्हाइल अलग है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लूपिंग, दैट इज नोन एज व्हाइल। यहाँ डू नहीं होता है,
राइट। एक आसान शब्दों में कहा जाए, बहुत बेसिक डिफरेंस क्या होता है वाइल और डू वाइल में, तो कहा जाता है कि डू वाइल कम से कम एक बार चलेगा और वाइल कंडीशन चेक करके करेगा। दैट मींस क्या, डू वाइल क्या करता है कि एक बार चलाने के बाद कंडीशन चेक करता है, और वाइल क्या करता है कि पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा या ना होगा। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो आइए देखते हैं ये तीनों लूपिंग को किस तरीके से विजुअल बेसिक में ये तीनों लूपिंग अपना अपना इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। ओके फाइन। सो फर्स्ट वन लेट अस डिस्कस अबाउट डू वाइल। तो डू वाइल को हम इस तरीके से यूज करते हैं। सी डू वाइल को हम यहाँ पे यूज करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिया है क्या, फर्स्ट जो कंडीशन है वो है आपका डू। आपको डू मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी, डू मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी व्हाइल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी कंडीशन जब तक से अगर वॉयलेट नहीं होती है, राइट, वॉयलेट अगर नहीं अगर होती है तो तब तक आप उसको चलते चले, आप उसको उस चीज को उस प्रोसेस को आप बार बार लूपिंग के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट करते चले, राइट। सो दैट इज नोन एज योर डू व्हाइल कंडीशन। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, डू लूप व्हाइल कंडीशन, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहां पहले इस प्रोसेस को करने के लिए पहले आपको इस कंडीशन से होकर के गुजरना पड़ेगा, राइट। पहले अगर नहीं अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही इस लूप में जाएगा, नहीं तो वो एग्जिट कर जाएगा, फाइन। दूसरे केस में क्या है, पहले एक बार ये कर लेगा, एक बार एग्जीक्यूशन अगर हो जाएगा, होने के बाद फिर वो चेक करेगा। अगर होने के बाद अगर सेटिस्फाई अगर नहीं होता है तो वो यहां से एग्जिट हो जाएगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे वो एक बार चल चुका होगा, जबकि यहाँ पे पहले वो कंडीशन चेक करके चलेगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वन इज योर डू अनटिल। देखिए एक्चुअली इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाइल और अनटिल में क्या फर्क है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहता है प्रेस ए टू कंटिन्यू। तो दैट मीन्स क्या है कि जब तक से आप ए को प्रेस नहीं करेंगे आप कंटिन्यू नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। कहते हैं डू अंटिल कंडीशन, दैट मीन्स कि जब तक से आप ऐसा नहीं करेंगे आपका वो प्रोसेस में रहेगा, मतलब आप इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे। ये केसेस, ये दोनों केसेस आपके फाइनाइट लूप के हैं, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। यही डिफरेंस है डू व्हाइल और डू अंटिल में। ये दोनों चीजें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके टर्मिनेट होने ही होने हैं, राइट। लेकिन ये दोनों जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होने। कैसे नहीं होने, मैंने एग्जांपल दिया। मैंने एग्जांपल दिया कि प्रेस ए टू कंटिन्यू। जब तक से आप ए को प्रेस नहीं करेंगे, चाहे स्मॉल ए हो चाहे कैपिटल ए हो, तब तक से वो चीज आप उस लूप से बाहर आएंगे ही नहीं। अरे गेटिंग माय पॉइंट। और लूप से बाहर अगर नहीं आएंगे तो आप प्रोसेस में आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। यानी अगर आपको अगर इस लूप से बाहर आना है तो इस स्टेटमेंट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ इज योर डू। एक बार तो आपको आप कुछ भी चेक कर लीजिए। सपोज मान लिया जाए कि प्रेस, मान लिया कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपने डाला यहाँ पे बी, सपोज आपने डाला बी, उसके बाद एक मैसेज बॉक्स आता है कि प्रेस ए टू कंटिन्यू। ये बात समझ में आ रही है। बाकी के इस केस में क्या होगा, पहले ही आपको बताया दिया जाएगा कि प्रेस ए टू कंटिन्यू। दूसरे केस में ये वो केस है जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा इनिशियली कि क्या करना है। जैसे ही आप कुछ चीज यहां टाइप करेंगे तब वो आपका पॉपअप मेनू खुल करके आएगा और कहेगा कि प्रेस ए टू कंटिन्यू। So these are the four different types of what do while statements, जिसमें ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट डू जो स्टेटमेंट्स है वो आपके फाइनाइट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि उसका अंत कभी ना कभी होना है, इट इज डेफिनेट अनटिल अनलेस कि आप गलत सेगमेंट ना यूज करें। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स कोई जरूरी नहीं है। अगर यूजर अगर गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो ये प्रोग्रामर की गलती नहीं, वो यूजर अपने हिसाब से वो इनफाइनाइट लूप में जाना चाह रहा है। सो यही बेसिक डिफरेंस था। और अब एक एग्जाम्पल देते हैं, इन सब चीजों को मैं एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में डू व्हाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 50 दिया हुआ है, यानी कि जब तक से n 50 तक ना हो जाए तब तक से ये आपका
प्रोसेसिंग जो है, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके चलते रहेंगे, राइट। तो देखिए कैसे काम करता है, राइट। तो सपोज n की कोई वैल्यू होगी, n की वैल्यू को मैंने चेक किया, n की वैल्यू मेरे को 50 से नीचे आई, 50 से नीचे आई, देन ऑटोमेटिकली ये इस लूप में चले जाएगा। क्यों इस लूप में जाएगा? बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये इस लूप में जाएगा, अंदर जाएगा, राइट। और अनसेटिस्फाई जब करेगा तो वो उस लूप से एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो n की वैल्यू अगर तब तक हम लोग जब तक से कि 50 से कम है तो वो उस लूप में घूमता रहेगा, राइट। तो पर्टिकुलर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि हम n इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, राइट। सो सपोज n इज इक्वल टू 1 मैंने बाहर में इनिशियलाइज कर दिया। सो n इज इक्वल टू 1, इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50, यस। तो 1 की क्या वैल्यू थी? 1 की वैल्यू थी 1, n की वैल्यू थी 1, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपका क्या 1 ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये लूप होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, यानी कि लूप के पहले क्या होगा, 1, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये आपका 2 वैल्यू हो जाएगा, राइट। और 2 वैल्यू फिर यहाँ जाएगा, तो फिर क्या होगा, पहले चेक करेगा कि क्या 2 50 से छोटा है, यस 2 50 से छोटा है, तो देन यहाँ पे आपका 2 आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा तब तक जब तक से कि आपका लास्ट में आपका क्या होगा, 49 के बाद 50 तक ये जाएगा, ठीक है। 50 तक जाएगा तो लास्टली क्या होगा, 50 अगर होगा यहाँ पे तो इज 50 इज लेस देन 50, नो 50 इज नॉट लेस देन 50, बट 50 इज इक्वल टू 50, राइट। तो 50 तक ये आपका ये जरूर चलेगा, यानी कि n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यानी लास्ट में आपका 50 तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ये 50 हुई तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको लूप को और मैं नीचे ले लेता हूँ, राइट, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाने के लिए। सो लूप की n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 + 1 तो इसकी वैल्यू जाएगा 51, राइट। तो 51 लूप लगाया, यानी फिर से हम ये कमांड लेंगे फिर से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब n की वैल्यू 50 को छोड़ करके आप क्या हो गई, 51 हो गया है, राइट। इज 51 इज लेस देन 50, नो। इज 51 इज इक्वल टू 50, नो। दैट मींस इस कंडीशन में ये पूरी की पूरी चीज आपकी वॉइडेड हो जाएगी और कर्सर आपका यहाँ पे आएगा, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से इसको अगर रीराइट करना है तो इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू n + 1 को, चाहे n की जो भी वैल्यू हो, आप मैंने 1 से शुरू किया था, इसमें भी आप लोग 1 से इसको शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो n की जो भी वैल्यू हो ये तब तक नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक से कि ये n 50 से बड़ा ना हो जाए। अरे वेरी पॉइंट यहां पे था कि ये कब तक चलेगा, जब ये 50 तक हो जाए, और यहाँ पे क्या है कि ये तब तक चलेगा जबकि 50 से बड़ा ना हो जाए। तो दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। आप इस प्रोग्राम को लिखें या इसी प्रोग्राम को रीराइट करके ये डू के बाद लूप अंटिल यूज करें, दोनों ही का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। अब देखिए जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अंटिल वाला जो स्टेटमेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल होता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इनफाइनाइट होता है, बट यहाँ पे इनफाइनाइट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका एक इंक्रीमेंट एक लगा हुआ है कि आपका एक रिकर्सिवली आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, आप रैंडमली कोई चीज को एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर रैंडमली किसी स्ट्रिंग को अगर एंटर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट लूप में डेफिनेटली जा सकता है। मेरी बात समझ में शायद आ रही होगी, लेकिन अगर वही अगर आप अगर गिनती गिनने काउंटिंग के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं या सम के लिए यूज करना चाह रहे हैं या 50 तक या 100 तक की अगर आपको अगर प्रिंट करना है किसी नंबर को, तो उस केस में ये इसके बराबर होगा और ये उस सिचुएशन में ये इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा। इनफाइनाइट लूप में जाने की एक ही पॉसिबिलिटी होती है जब आप वेरिएबल को आप स्ट्रिंग बनाते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट लूपिंग के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लूपिंग इज नोन एज फॉर लूप। अब फॉर लूप का यूज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सेम चीज को हमें अगर सेम स्टेटमेंट को अगर हमने अगर प्रिंट करवाना है बहुत बार, सपोज 10 या 12 बार प्रिंट कराना है या 15 बार प्रिंट कराना है, तो हम लोग बार बार हम लोग प्रिंट कमांड को हम लोग नहीं यूज करेंगे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरी टाइम प्रिंट कमांड फॉर 15 to 20 times, we will go for a special type of loop which is known as for loop, right?
फॉर लूप ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम लोग सी में काम करते हैं। सी में हम लोग कैसे यूज करते हैं, सी या सी प्लस प्लस में, सी या सी प्लस प्लस में हम लोग यूज करते हैं जैसे फॉर इंटीजर। मैं सी प्लस प्लस लेकर चल रहा हूँ क्योंकि सी में तो हम लोग इंटीजर को हम लोग हमेशा इनिशियल में हम लोग इनिशियली हम लोग किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, या सी प्लस प्लस में हम लोग कहीं पे भी यूज करते हैं, राइट। ओके, इंटीजर n इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, n इज लेस देन और इक्वल टू 50 और n प्लस प्लस, इस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। सेम जो यहाँ पे हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स है, 3 आर्गुमेंट्स है। कौन कौन से, पहला आर्गुमेंट है हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज योर स्टार्ट, कहां तक हमें जाना है, यानी योर एंड पॉइंट, कहां तक हमें जाना है, दिस इज योर एंड पॉइंट। एंड फाइनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी करना है हमारा किस तरीके से करना है, दैट इज योर स्टेप वैल्यू। सेम इसी तरीके से यहां पर हम लोग यूज करते हैं कि हमें यहां पे क्या लिखा है, फॉर स्टेटमेंट n is the variable which is declared or defined earlier, it will start from 1 and it will goes up to 50, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड एंड पॉइंट मेरा क्या होगा, 50 इज माय एंड पॉइंट। इसके अलावा थर्ड आर्गुमेंट जो होता है दैट इज नोन एज योर स्टेप वैल्यू। ये स्टेप वैल्यू ये डिसाइड करता है कि आपकी जो लूपिंग है वो कितने कितने डेवलपिंग पे आपको करना है। सपोज एग्जांपल 1 से अगर 50 तक अगर आपको प्रिंट कराना है तो क्या एक एक करके प्रिंट कराना है, या दो की गैलोपिंग में प्रिंट कराना है, या 3 के या 4 के। सो हियर द स्टेप वैल्यू गिव्स द प्रिविलेज टू यू दैट कि जो भी प्रिंट कराना है वो कितने डिफरेंस पे आपको प्रिंट कराना है। फॉर दैट रीजन ओनली दिस स्टेप वैल्यू इज यूज्ड, राइट, फाइन। नेक्स्ट, फॉर का जो एंडिंग होता है वो हम लोग नेक्स्ट से करते हैं, राइट। फॉर की जो एंडिंग होती है वो हम लोग हमेशा नेक्स्ट से करते हैं, और इसके पीछे हम लोग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। वो चाहे एक स्टेटमेंट भी हो सकता है यानी तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली जैसे कि हम सी और सी प्लस प्लस यूज करते थे। तो आइए देखते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने लिया है एक कमांड अंडरस्कोर क्लिक इवेंट पे मैं कुछ फॉर लूप पे कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहता हूं। हियर आई हैव टेकन dim means declaration statement is there, so I am declaring n as integer, right, and for n is equals to 1 to 50, right, यानी कि n 1 से शुरू होगा और 50 जाएगा। यहाँ मैंने स्टेप वैल्यू को यूज नहीं किया। देखिए अगर आपको अगर एक एक करके इंक्रीमेंट करना है तो वो एक बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है, और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट में कभी स्टेप वैल्यू ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपको अगर एक एक करके इंक्रीमेंट करना है तो उस समय आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पे स्टेप 1 लिखें, राइट, वो ऑटोमेटिकली एक एक आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, फाइन। इसके अलावा लेबल, इसके बाद क्या होगा कि आपने लेबल लेना है, लेबल बॉक्स लेना है, और लेबल के कैप्शन पे आप इसको क्या कीजिएगा, इनको आप बारी बारी से आप प्रिंट कराते चलिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर का यहाँ पे इसको हम लोग एंड करेंगे। एंड कैसे करेंगे, नेक्स्ट के थ्रू, राइट। एंड फिर आपका ये जो प्राइवेट सबरूटीन था कमांड अंडरस्कोर क्लिक, उसको हम लोग एंड सबरूटीन कर देंगे। सो एक ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स था फॉर लूप का। इसी तरीके से अगर आपको अगर ये था इंक्रीमेंट का, इसी तरीके से अगर आपको अगर डिक्रीमेंट करना है तो यू कैन आल्सो यूज कि आप शुरू कीजिए कहां से, 50 से शुरू कीजिएगा। यू कैन स्टार्ट विद 50 एंड यू कैन गो बाय 1, गो टू 1, राइट। और वहां पे आपका स्टेप वैल्यू क्या आ जाएगा, स्टेप वैल्यू जैसे -2 अगर यहाँ पे जैसे 2 लिया है आपने, तो वहां पे आप -2 ले सकते हैं 2 के इंक्रीमेंट के लिए, 2 के डिक्रीमेंट के लिए, सॉरी, राइट। सो आप फॉर लूप का इंक्रीमेंट में भी आप यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट में भी आप इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 50 होगा और एंड पॉइंट आपका क्या होगा, 1 होगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं। सपोज यू डोंट वांट टू टेक एनी कंट्रोल, यू डोंट वांट टू टेक एनी ऑब्जेक्ट टू प्रिंट, देन आल्सो वेदर यू कैन प्रिंट इट और नॉट। कहने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, कोई लेबल यूज नहीं करना चाहते प्रिंट के लिए, तो भी क्या आप किसी को प्रिंट करा सकते हैं क्या? हाँ, इसका आंसर है हाँ। हाउ
अगर किसी चीज को भी अगर यूज करना चाहते हैं, सिंपल प्रिंटिंग में लाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लिख दीजिए प्रिंट और यहाँ पर लिख दीजिए एंड। दैट मींस इस जगह पे लेबल 1 डॉट कैप्शन के लिए अगर लिख देते हैं प्रिंट और एंड, तो ये आपका जो फॉर्म है, जो फॉर्म में आपका खुला हुआ है, जैसे ये आपका जो फॉर्म है, फॉर्म में ये आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपका प्रिंट कराना ऑटोमेटिकली वो शुरू हो जाएगा। इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी ऑब्जेक्ट or if you don't want to take any control, right? So last looping is while end loop, right? While dot 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 देने का मतलब क्या होता है कि बीच में हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स लिख सके, राइट? और while का हमें अंत कैसे करना है? W end से, राइट? W end से। एंड लूप को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लूपिंग है यहाँ पर, राइट? सो देखिए इसको कैसे, एक जनरल फॉर्म है, you will use while condition here, this will be your while as a keyword, and condition को आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ so that it will be understood by you. So conditions हमारे यहाँ आएगा and on the basis of these conditions following statements will be executed, right? अगर condition अगर satisfy करता रहेगा तो ये statements के अंदर ये सारे statements आपके execute होते रहेंगे, right? अब इन स्टेटमेंट्स में से ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? एक भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। और लास्टली व्हाइल का जो एंड करना है वो हमें कैसे करना है, आपको डब्ल्यू एंड से हमें व्हाइल का एंड करना है, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सो हमने एक एम को हमने डिक्लेयर कर लिया, डीआईएम, वी ऑल नो DIM is for declaration statement। M को हमने डिक्लेयर किया एज ए वेरिएबल जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट? और हम यहाँ पे हमने ले लिया है एक सब रूटीन फॉर्म के एक्टिवेट पे। जब आपका एक्टिवेट हो, बाय डिफॉल्ट तो रन जब हम लोग करते तो फॉर्म लोड हो जाता, फॉर्म लोड होने का मतलब क्या होता है कि आपके सारे के सारे कंट्रोल्स उसमें दिख रहे हैं, आ गए हैं, राइट? फॉर्म एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है कि हम फॉर्म को एक्टिवेट कर रहे हैं और किसी स्पेशल पर्पस के लिए कर रहे हैं फॉर्म को एक्टिवेट, राइट? तो फॉर्म एक्टिवेट को हमने यूज किया और इसमें हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया m, राइट? अब देखिए लिखा है हमने कि while m is not equals to 100, जब तक से कि m की वैल्यू 100 तक ना आ जाए, क्या करें, m is equals to m plus 1 होता है, राइट? आर्बिट्ररी हम लोग चाहे जितनी बार इस कोडिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, m की हम लोग यूजर के थ्रू कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जब तक से कि वो 100 तक ना पहुंचे वो एक एक करके वो 100 तक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। चाहे हम m की वैल्यू 10 से शुरू करेंगे तो 10 11 12 13 14 15 अप टू 100, चाहे अगर m की वैल्यू 50 से शुरू करेंगे तो 50 51 52 53 अप टू 100, चाहे अगर m की वैल्यू हम लोग 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, चाहे m की वैल्यू हम लोग 90 से शुरू करेंगे तो 90 91, सो अप टू 100 इट विल एक्जीक्यूट। सो मैक्सिमम कितना एग्जीक्यूट होगा वो, अगर 1 से अगर शुरू करते हैं तो मैक्सिमम वो 100 टाइम्स हम लोग इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? फाइन। और जैसे ही हम लोग इसको अपडेट करते हैं m = m+1, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब m की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। तो जैसे अपडेट अगर होती है तो अगेन द अपडेटेड वैल्यू शुड बी प्रिंटेड ऑन दिस text1.text, क्लियर? सो आफ्टर डूइंग दिस वी कैन क्लोज द लूप। तो लूप को क्लोज कैसे करते हैं, w end मींस while end, राइट? एक शॉर्ट फॉर्म है while end, तो हमने while end कर दिया, यानी इसका क्लोजिंग ये कर दिया हमने, और प्राइवेट सब रूटीन जो है आपको फॉर्म एक्टिवेट करनी ये क्लोजिंग कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग लूप के तीनों एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से हमने देखा, और ये भी देखा कि अलग अलग एग्जांपल्स अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। So thank you for watching this video. Have a nice day.